जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस वीडियो में इस सीरीज के माध्यम से आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हम लोग बायोलॉजी का श्वसन तंत्र चैप्टर जो है उसका हम लोग यह चैप्टर यानी सीरीज नंबर 1 है। और इसमें हम लोग बायोलॉजी का श्वसन तंत्र जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं और यह क्लास नंबर फर्स्ट होगा ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर एक बार फाउंडेशन अगर आप लोग कर लेते हैं, एक बार आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो सभी लोग को पता होगा कि फाउंडेशन एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस बिना समय को गवाए हुए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हर एक पॉइंट आप लोग को एकदम कवर हो जाएगा, एकदम आसान से आसान भाषा में, एकदम आसान शब्दों में। तो चलिए हम लोग आप क्लास को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा है। सभी के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा होगा कि श्वसन तंत्र जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र आखिरकार होता है क्या है, या श्वसन तंत्र सबसे पहले किसे कहते हैं? तो अंगों का वैसा समूह या वैसा ग्रुप जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र मतलब कि हमारे सांस लेने में जितने भी सारे अंग सपोर्ट करते हैं, जितने भी सारे अंग मदद करते हैं, उन सभी समूह अंगों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? तो श्वसन तंत्र बोला जाता है। सांस लेते हैं तो उसे श्वसन कहते हैं, और सांस लेने में जितने भी सारे अंग हमें सहायता करते हैं उसे हम लोग तंत्र बोलते हैं, यानी सिस्टम बोलते हैं, यानी श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं यहाँ पर कि श्वसन एक ऐसा क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। सांस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम लोग सांस को ले पाते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस को O2 को हम लोग ले पाते हैं, और जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 और H2 तथा ऊर्जा जिसे ऊष्मा बन निकलती है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग सांस में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो सभी खाना पीना पचने का कारण क्या है? ये ऑक्सीजन। देखिएगा कि कभी कभी कोई भी व्यक्ति हुमस करके खाए हुए रहता है, या मान कर चले कोई नहीं भी कुछ खाया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उसको जितना ऑक्सीजन उनको शरीर को प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, अगर उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो देखिएगा वो वोमिटिंग कर देते हैं, यानी दस्त कर देते हैं। ठीक है, कै दस्त हो जाती है। तो जब भी हम लोग कोई भी खाना पीना खाते हैं या हमारे शरीर में किसी भी तरीके से पाचन क्रिया होना है, तो पाचन क्रिया पूरा क्लियर होना है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, जो हम लोग सांस के माध्यम से लेते हैं। और जब हमारा शरीर में ये ऑक्सीजन गैस जाती है तो ये हमारे जितने भी सारे खाए पिए पदार्थ होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उससे जितने भी सारे एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा देती है। क्या देती है? तो ये जब टूटती है ऑक्सीजन के माध्यम से, जो भी हमारा भोजन खाए पिए रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती है, H2O यानी जल में टूटती है, और ऊर्जा में टूटती है यानी एनर्जी में टूटती है। फिर हमारा जल का उपयोग शरीर में हो जाता है, उसमें हमारे शरीर में ऊर्जा दे देती है, और CO2 गैस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। वही यहाँ पर प्रक्रिया दिया गया है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये किसका सूत्र है? तो ये ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। और O2 ये ऑक्सीजन लेते हैं, तो जैसे हम कोई खाना पीना खाते हैं या ऑक्सीजन ग्लूकोज लेते हैं तो इसको तोड़ने का काम कौन करता है? तो ऑक्सीजन करता है। और यह जब ऑक्सीजन तोड़ देता है तो यहाँ पर CO2 H2O और ऊर्जा बनती है। और कितना ऊर्जा बनती है ये भी यहाँ पर आप लोग को पूछा जाता है। तो 686 कैलोरी बनती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। कितना कैलोरी? तो 686 कैलोरी ऊर्जा बनती है। ठीक है, कितना ऊर्जा बनती है? 686, जो एग्जाम के पॉइंट अभी से महत्वपूर्ण है। आगे पॉइंट कहता है कि श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया के है। श्वसन की क्रिया क्या है? एक ऑक्सीकरण क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊष्मा यानी ऊर्जा निकलती रहती है, और यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। देखिएगा कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया करती है। यानी कि ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जब हम सांस में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और हमारे शरीर में जितने भी सारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और जो जीवित व्यक्ति होता है उसका देखिएगा शरीर जो होता है वो गर्म होता है। ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती रहती है तो गर्म होता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेटर चलते रहता है, हमारा हार्ट धड़कन धड़कते रहता है।
याद रखने के लिए सिंपल तरीका है कि कोई भी मशीन को अगर लगातार कंटिन्यू चालू रखते हैं तो देखिए मशीन गर्म रहता है। ठीक उसी तरीके से हमारा हृदय जो होता है लगातार हमेशा चालू रहता है, हमारा पूरा बॉडी एक्टिव रहता है तो हमारा शरीर गर्म रहता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति मर जाती है तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, कोई भी किसी तरीके से पाचन की क्रिया नहीं होती है, उनका हर एक अंग पार्ट पुर्जा जो है सो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे शरीर उसका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है, ठंडा होता है। क्योंकि आगे यहाँ पर कहता है क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता है, तो सांस ना लेने के कारण उनका शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। आगे यहाँ पर कहता है कि श्वसन की क्रिया उपापचयी क्रिया कहलाती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया है, तो ये उपापचयी क्रिया है, जिसे बोलते हैं कैटाबॉलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या कहलाती है। तो सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ये दोनों प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्रीथिंग बोलते हैं। अब सांस जो लेते हैं वो दो प्रकार से लेते हैं, हम लोग सांस जो लेते हैं वो दो प्रकार से लेते हैं। जैसे एक होता है निःश्वासन और एक होता है निःश्वासन। निःश्वासन को हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं और निःश्वासन को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब ये दोनों क्या होता है, तो देखिए सांस लेना और छोड़ना ये हम लोग का क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी ब्रीथिंग कहलाता है। तो ये ब्रीथिंग की जो क्रिया होती है यानी कि श्वासोच्छ्वास जो क्रिया होती है दो प्रकार की होती है। निःश्वासन में क्या होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, निःश्वासन में क्या होता है, जब हम लोग सांस को यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को O2 को हम लोग अंदर लेते हैं, तो सांस को अंदर लेना ही क्या कहलाता है, निःश्वासन कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें देखिएगा तो इसको बोला जाता है निःश्वासन, क्योंकि इस तरीके से दो विसर्ग का जो सिंबल है इसे ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह। तो इसे बोलते हैं निःश्वासन यानी एक्सपायरेशन। ठीक है, तो शरीर के अंदर सांस को लेने की क्रिया निःश्वासन यानी इंस्पायरेशन और सांस को छोड़ देना एक्सपायरेशन कहलाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिया गया है। लेकिन हम लोग गैस को सांस लेने में कौन कौन सी गैस लेते हैं, ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुका है कि निःश्वासन यानी इंस्पायरेशन में हम सांस कितने प्रकार के लेते हैं ऑक्सीजन गैस को। तो पहले हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले सर्वाधिक वायुमंडल देखा जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन 78 जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, वो भी 78%। कितना, 78%। अगर हम सभी गैसों को जिक्र करें कि वायुमंडल में कितना कितना पाया जाता है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हो गया नाइट्रोजन का सिंबल N2 यानी कि 78% ये वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आप लोग को 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है यानी CO2 कितना पाया जाता है, तो 0.03%, जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो सांस में हम लेते हैं 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और नाइट्रोजन जो है वो 78% लेते हैं। जब ये हम सांस अंदर लेते हैं तब ये इतनी मात्रा में हम ये तीन गैस को लेते हैं, बाकी सभी अन्य गैस और भी आ जाते हैं। ठीक है, 0.0 कुछ करके आएगा तो अन्य गैस आ जाएगा, बाकी टोटल को जोड़ेगा तो आपको 97 के आसपास आ जाएगा ये सभी के सभी जोड़ने के बाद। तो ऑक्सीजन 21%, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, 0.03% लेते हैं और वायुमंडल में 0.03% पाया ही जाता है। नाइट्रोजन 78% लेते हैं। लेकिन निःश्वासन, तो निःश्वासन का मतलब होता है सांस को छोड़ना, और सांस छोड़ने में ये सभी जो गैस है जो 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं, क्या इतना ही मात्रा में छोड़ते हैं, तो नहीं। आइए उनको देखते हैं। तो निःश्वासन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं और उसे निःश्वासन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में सांस बाहर छोड़ते नहीं हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। जितने गैस हम लोग बाहर
से अंदर लेते हैं सांस के माध्यम से, उसी गैस को हम बाहर छोड़ते भी हैं, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी उसका जो है क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 78% नाइट्रोजन लेते हैं तो 78 छोड़ देते हैं, लेकिन 21% हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो 21 न छोड़ करके हम 17% छोड़ते हैं। आइए हम देखते हैं इसकी मात्रा को। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना ले रहे थे उस समय, तो ऑक्सीजन ले रहे थे हम लोग 21%, लेकिन अब छोड़ते कितना है, तो छोड़ते हैं 17%, यानी हमारे शरीर में 4% की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यहाँ पर ले रहे थे 0.03%, 0.03% ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर छोड़ रहे हैं 4.6 से 4, कभी कभी ऑप्शन में 8 भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 78 लेते हैं, 78 छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से एक बार पूछा गया है कि वह कौन सी गैस है जो जितनी मात्रा में लेते हैं सांस में उतनी ही मात्रा में हम छोड़ भी देते हैं, तो यह है 78 मात्र, यह एक नाइट्रोजन गैस है, जितनी मात्रा में हम लोग शरीर के अंदर इसको लेते हैं उतना ही मात्रा में इसे छोड़ भी देते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आ जाती है कि श्वसन प्रमुख श्वसन अंग, तो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि कौन हमारे जीव जंतु हमारे आसपास में, हमारे पर्यावरण में, हमारे स्थल पर, जलीय पर, वायु में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, और उनका कौन कौन सा अंग के माध्यम से वो सांस लेते हैं उसको हम लोग देखते हैं। कमेंट्स में आप लोग बताइए कि हम लोग किस अंग के माध्यम से सांस लेते हैं, नाक के माध्यम से लेते हैं, ठीक है, या फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं, एक बार कमेंट्स में आप लोग बताइएगा इसको। चलिए तो हम देख लेते हैं। तो श्वसन प्रमुख अंग, श्वसन तंत्र का वह भाग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह प्रमुख श्वसन तंत्र कहलाता है, यानी कि जो सांस लेने में जितने भी सारे अंग हमें सहायता करते हैं उसी को श्वसन तंत्र कहते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो जीव है वो क्या किस किस अंग से सांस ले पाती है। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कोशिकीय जीव का बनावटी होगा, उसका पूरा शरीर ही बना होगा एक ही कोशिका का, एक ही जैसा रंग होगा, और हम लोग क्या है बहुकोशिकीय, क्योंकि हम लोग का चेहरा का देखिएगा जो फेस का जो तो कोशिका होता है अलग होता है, तलवा का अलग होता है, हथेली का अलग होता है, पूरा शरीर का अलग होता है, तो हम लोग बहुकोशिकीय हैं, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और कोशिका नामक चैप्टर में हम आपको बताए थे। तो एक कोशिकीय जीव जो होता है वो विसरण विधि के माध्यम से सांस को ले पाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जल में रहने वाले जीव जो होते हैं जैसे मछली हो गया, और गिल्स, कलोम या गलफारा, ऑप्शन में देख लीजिएगा कि क्या दिया है आपको, गिल्स भी हो जाएगा, गिल्स ये इस तरीके से ऑप्शन में देगा, ठीक है, गिल्स करके। तो गिल्स के माध्यम से, गिल्स को ही कलोम बोलते हैं या इसी को हम लोग गलफारा भी बोलते हैं। तो ये जल में रहने वाले जीव जो हैं ये इसके माध्यम से सांस लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर फेफड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि फेफड़ा जो है हम लोग को हवा सोखने के लिए बना है, न कि जल सोखने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बीड़ी सिगरेट के धुआं इस्तेमाल सोखने के लिए, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव किस अंग के माध्यम से सांस ले पाएंगे, तो ये विसरण विधि के माध्यम से। जलीय जीव जल में जो रहते हैं वो गिल्स, कलोम या गलपारा उसी को कहते हैं। जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो श्वास नली के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। श्वास नली करने का मतलब है कि उनके शरीर में छिद्र होते हैं। जो टेडपोल होता है, जो टेडपोल किसे बोलते हैं, तो जो बच्चा वाला मेढक होता है, जो छोटका मेढक होता है, छोटका बेंग जो होता है, बेंग आप लोग समझते होंगे, समझते हैं कि नहीं, एक बार आप लोग बताइएगा। बेंग हम लोग तो बेंग बोलते हैं, और गाँव देहात में सो मेढक कौन बोलेगा। तो टेडपोल कहते हैं जो छोटका मेढक होता है, छोटका जो बच्चा होता है बेंग, वो भी अपना गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटका वाला बच्चा गिल्स के माध्यम से लेता है, लेकिन बड़का जो होता है जिसे बोलते हैं निष्क्रिय मेढक, जो तैयार होता है, जो भूमि के अंदर होता है, और देखिएगा बारिश के समय पियर का ढबुसवा सब निकलता है, जो पैंकुर करता है, वो त्वचा के माध्यम से लेता है। त्वचा का मतलब होता है कि यह पूरे शरीर से लेता है, पूरे शरीर से लेता है, ठीक है। अगला आता है बिच्छू। बिच्छू जो होता है वो बुक लंग्स के माध्यम से लेता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये वाला, कि ये बिच्छू जो होता है बुक लंग्स के माध्यम से यह सांस लेता है। मानव, हम आप लोगों से अभी पूछे थे, तो ये फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं हम लोग। और केचुआ जो होता है, केचुआ जिसे हम लोग बोलते हैं चेरा बोलते हैं, ठीक है। चेरा आप लोग समझते होंगे, बताइएगा समझते हैं कि नहीं, क्योंकि हम एकदम नॉर्मल भाषा, गाँव देहात वाला भाषा यूज करते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। और वैसा क्लास कराने, वैसा लैंग्वेज यूज करने से क्या ही फ़ायदा जिसमें आप लोग को समझ ही ना आए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि खान सर यही चीज़ कहते हैं कि स्टैंडर्ड दिखने में नहीं, स्टैंडर्ड आप लोग को जो है सो, अगर मान कर चले कोई ऐसे भाषा का यूज़ करते हैं, ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जो अगला समझ ही नहीं रहा है, तो उसे आपको समझदार थोड़ी कहता है, ठीक है। पर तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि केचुआ जिसे किसानों का मित्र बोला जाता है, ये त्वचा के माध्यम से लेता है, यानी कि ये भी पूरा शरीर के माध्यम से लेता है, जैसे बड़का बेंगवा लेता है, ढबुसवा बेंग। यहाँ पर एक और चीज़ है कॉकरोच जो होता है ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करता है। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
चलिए हम लोग ये सब देख लिए। आगे हम लोग आता है कि मानव का श्वसन मार्ग। अब हम लोग का श्वसन मार्ग देखेंगे कि हम लोगों में कौन कौन से अंग हैं, क्योंकि सिर्फ फेफड़ा के माध्यम से तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, इनमें सांस लेने में बहुत सारे अंग हमें सपोर्ट करते हैं। तो मानव जब श्वसन करता है, यानी जब हम लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, तो वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। कहने का मतलब श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, तो जिस रास्ते से हम लोग सांस को ले पाते हैं, जिस रास्ते से सांस को छोड़ पाते हैं, उसी ही को श्वसन मार्ग बोलते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना और मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता। तो जिस रास्ते से हम लोग को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जाती है हमारे फेफड़ों तक और फिर वापस वहाँ से आती है, तो जिस रास्ते से होकर जाती है, जिस रास्ते से निकलती है, उसी को बोलते हैं श्वसन मार्ग। ठीक है, आगे यहाँ पर कहता है कुछ श्वसन मार्ग दिए गए हैं, जैसे उसका नाम दिया गया है कि कौन कौन से छिद्रों के माध्यम से, कौन कौन सा नली के माध्यम से हम लोग को सांस अंदर जाती है। तो पहला है नासा छिद्र, जिसे हम लोग नासिक छिद्र भी बोलते हैं, नासिक छिद्र भी बोलते हैं। ठीक है, या कह लीजिए कि नाक का छिद्र बोल दीजिएगा। नासिक का पार्ट होता है अंदर। ठीक है, जब उंगली कीजिएगा तो अंदर आपको एगो हड्डी टाइप का रुकावट आ जाता है, अंदर ग्रसनी लगा होता है। उसके बाद स्वर तंत्र होता है, लैरिंग्स होता है जो अंदर वाइब्रेट करता है। ठीक है, और श्वास नलियाँ होती हैं। देखिए इस तरीके से आहार नली होती है, यहाँ से जाकर के ये दो भागों में बट जाती है। तो एक होता है आपको आहार नली, जिसमें आप लोग का भोजन जाता है, और एक होता है श्वास नली, जिसमें हम लोग सांस ले पाते हैं। देखिएगा अचानक अभी यहाँ पर जो एपिग्लोटिक्स होता है, और एपिग्लोटिक्स जो होता है वो श्वास नली वाला को बंद नहीं करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंठा टाइप का ठिप्पी ना होता है निकला हुआ गर्दन में, तो वो बंद करने का काम करता है। कभी कभी अचानक क्या होता है कि कभी सोचते हैं या जल्दबाजी में खाना वाना खा लेते हैं या पानी उनी धकेल देते हैं, मुँह में पी लेते हैं, तो देखिएगा कि कभी एपिग्लोटिक जो होता है यहाँ वाला, ये बंद नहीं करता है सांस नली को, तो इसी में खाना चल जाता है। तो नीचा से देखिएगा हिचकी आएगा, यानी नीचा से वो गैस जो है वो प्रेशर करता है कि भाई तुम्हारा ये जगह नहीं है, तुम इसमें क्यों आ गया, तो इसको ऊपर फेंकता है ऊपर, या ना होगा तो देखिएगा कि पानी हम लोग पी लेते हैं ताकि इसके माध्यम से जा करके नीचे चला जाए। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा कि खाना हो या कुछ भी हो तो आराम से खाने के लिए, क्योंकि जानवर जल्दी जल्दी खाता है, क्योंकि उसको बाद में जुगाली करना होता है, पचाना होता है। लेकिन क्या कीजिएगा स्टूडेंट लाइफ में भी, तो स्टूडेंट लाइफ है तो अब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खाना खा लीजिएगा और हर चीज़ जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं बाबू कि जब जो चीज़ होना होगा वो हो जाएगा। हमारा काम है, हम लोग का काम है लगातार मेहनत करना, ईमानदारी पूर्वक कंटिन्यूअस करना। ठीक है, लेकिन जो चीज़ जब होना होगा वो अपने आप मिल जाएगा। बस हम लोग का है कहते हैं ना कि कर्मों का फल मीठा होता है, पर वो अच्छा कर्मों का फल मीठा होता है, अच्छा कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ कर्म करना है, फल देने वाले ऊपर वाले हैं। तो जब वो हम लोग को अगर कोई लाख कोशिश कर ले कि जल्दी हम लोग को हो जाए, लेकिन जब चीज़ होना होगा वो खुद हो जाएगा। ये हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं, बाकी सभी लोग का अलग अलग अनुभव होता है, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं। ठीक है, तो श्वास नली हो गया, तो ये दो भागों में बांट जाती है, एक आहार नली, एक श्वास नली में। आहार नली की लंबाई आप लोगों से पूछा जाता है, तो आहार नली की लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर होता है। ऑप्शन ए में लिखा रहता है सेंटीमीटर, जो बिल्कुल गलत होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मीटर में रहता है, 8 से 10 मीटर हो जाएगा, एम लिखल रहेगा, यह हिंदी में मीटर होगा। ठीक है, और ऑप्शन ए में लिखा रहता है 8 से 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होता है वो नीचे आपको इस तरीके से गुच्छा की तरह होता है, इसी में जाकर के जो है कोरोना वायरस जाकर के जम जाता था। और ये जो था ये सीट कवर देखेंगे, सीट कवर के अंदर जो वो गद्दा टाइप का होता था, जिसमें पानी उनी हम लोग डुबा देते थे तो फूल जाता था, यानी भर जाता पानी, या गाड़ते थे तो गड़ता था, तो उसी टाइप का होता है। ये हवा सोखने के लिए एकदम छोटा छोटा छिद्र होता है, इसी में जाकर के कोरोना वायरस जाकर के फंस जाता था। ठीक है, आगे कहता है ब्रोंकियोलेस हो गया। ठीक है, वायु कोष्ठक हो गया, रुधिर हो गया, और कोशिका हो गया। रुधिर यानी ब्लड हो गया, कोशिका मतलब सेल हो गया, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी नाम क्या है, एक बार आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं ये इस तरीके से लिखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये अंग्रेजी नाम है, तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा, नहीं पता होगा तो जरूर लिखिएगा। आगे आते हैं कि डायफ्राम क्या होता है। देखिए डायफ्राम सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है, करता तो सभी में है, लेकिन डायफ्राम से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है, सबसे फ़ायदा ज़्यादा जो मिलता है वो महिलाओं को मिलती है, और ख़ास करके उन महिलाओं को जो गर्भवती होती है। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए ये हम लोग फेफड़ा में, हमारा फेफड़ा जो होता है सांस सोखने का काम करता है, ना कि सांस छोड़वाने का। सांस जो अंदर से बाहर आती है ये इसी डायफ्राम के माध्यम से आता है। देखिए यह वक्ष गुहा होता है। सर जी वक्ष का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो वक्ष गुहा,
वक्ष गुहा। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। जहाँ भी आप लोग गुहा शब्द देखिएगा तो खाली जगह समझिएगा। और वक्ष का मतलब होता है फेफड़ा। वक्ष का मतलब होता है फेफड़ा, तो यानी फेफड़ा में भी खाली जगह होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वक्ष गुहा। ठीक है। एक होता है उदर गुहा। तो उदर मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि उदर मतलब होता है भाई पेट। उदर मतलब पेट होता है और इसमें भी लगा होता है गुहा। तो गुहा मतलब खाली जगह, यानी पेट में भी खाली जगह है कि नहीं है, है। फिर एक और आप लोग को सुनने को मिलता होगा मुख गुहा। मुख गुहा। ठीक है। तो मुख मतलब क्या होता है, तो मुख मतलब होता है मुंह, और गुहा मतलब क्या होता है, तो खाली जगह। यानी जहाँ भी आप लोग को बायोलॉजी में गुहा शब्द लग जाए समझ आइएगा खाली जगह। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि डायफ्राम। डायफ्राम यानी वक्ष गुहा, यानी फेफड़ा के नीचे होता है, एकदम जस्ट नीचे होता है, दोनों सीना के बीच में जहाँ पर स्टर्नम होता है, ये मान लीजिए कि इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए हम लोग का फेफड़ा होता है, मान लीजिए कि इस तरीके से हम लोग का फेफड़ा होता है, तो यहाँ पर डायफ्राम होता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग का डायफ्राम होता है। ठीक है। यहाँ पर डायफ्राम होता है। यही जो करता है हम लोग को सांस को छोड़ने में काफ़ी सहायता करता है। तो ये ऊपर पाया जाता है, यानी कि वक्ष गुहा के नीचे तथा गुहा के ऊपर पाया जाता है। वक्ष गुहा के नीचे तथा गुहा के यहाँ पर, चलिए, तो ये उदर गुहा के ऊपर यहाँ पर हो जाएगा कि वक्ष गुहा, यानी कि ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का फेफड़ा। ठीक है। ये हो गया हम लोग का फेफड़ा, तो यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग का उदर होता है, यानी कि ये पेट होता है। तो पेट के ऊपर और फेफड़ा के नीचे, यानी बीचों बीच यह पाया जाता है, जस्ट इसके सीना के बीचों बीच यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है। यह आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो यह संयोजी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है कि हम लोग को शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे अंगों को ये कनेक्ट करके रखने का कार्य करता है। निःश्वसन में यह 75% योगदान करता है। निःश्वसन का मतलब क्या होता है, सांस को छोड़ना। सांस को छोड़ना ही क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन में इसका योगदान हम अभी आपको बताए थे कि सांस छोड़ने में ये सबसे ज़्यादा इसका ही जो होता है योगदान होता है, मदद करता है। गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वो उनका ज़्यादा पेट जो है वो पचकता नहीं है। ठीक है। उनका उदर जो है ज़्यादा नहीं पचक पाती है। ठीक है, नहीं सिकुड़ पाती है, जिसके कारण सांस छोड़ने में दिक्कत हो जाती है। तो यही डायफ्राम जो होता है उनको सांस को दबाते हैं अंदर से, ताकि वो पंप के प्रेशर के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगर डायफ्राम किसी को टूट गया तो ये अचानक मृत्यु हो जाएगा, इसमें ना नुकुर कोई सवाल है, यानी कि किसी भी तरीके से शरीर में हलचल होगा ही नहीं। ठीक है। जैसे कि भेजा में गोली लगने पर अचानक व्यक्ति गिर जाता है। आए है नासा छिद्र। नाक का यह अगला भाग, यानी कि नाक का जो होता है अगला वाला दूगो सलेंसर वाला जो छिद्र होता है उसी को बोलते हैं नासा छिद्र या नासिक छिद्र। इसी भाग से वायु जो होता है, यानी हवा जो होता है हमारे शरीर में अंदर जाती है फेफड़ों में, और इसमें बाल पाए जाते हैं, और ये बाल जो होता है वो धूलकण को रोकने का कार्य करता है। ठीक है। और कितना लोग जैसे इस बाल को भी नाक वाला कटवा लेते हैं जब सैलून में जाते हैं। तो नासिक का पार्ट। नासिक का पार्ट क्या होता है, यह नाक का पिछला भाग होता है। तो नाक के पिछला भाग को क्या बोलते हैं, नासिक का पार्ट बोलते हैं। इसमें चिपचिपा म्यूकस नामक द्रव पाया जाता है। देखिएगा नाक में उंगली कीजिएगा तो आपको एकदम उंगली में चिपचिपा टाइप का, एकदम लस्सा टाइप का एकदम द्रव लगेगा। नासिक का पार्ट के पास जो होता है ओलो फैक्ट्री पाया जाता है। ओल फैक्ट्री पाया जाता है, जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। तो यही नासिक का पार्ट में एक होता है ऑल फैक्ट्री पाया जाता है, जिसे हम लोग को गंध को पहचानने में काफ़ी सपोर्ट करता है। अगला पॉइंट को देखते हैं, ग्रसनी, जिसे बोलते हैं फायरिंग्स। यह नासिक का पार्ट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है, यानी कि नाक के जस्ट का पार्ट के नीचे पाया जाता है। मान लीजिए ये वाला एरिया नाक का है। ठीक है। ये मान लीजिए कि ये नाक का एरिया है, और जस्ट इसके यहाँ पर ये पाया जाता है, मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट इसी में कहता है कि इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। जो नासिक का पार्ट होते हैं इसके माध्यम से भोजन और जो सांस दोनों जाते हैं, और आगे चल करके श्वास नली और आहार नली में बढ़ जाता है। आगे है कि रिमार्क करके दिया गया है, नोट करके, कि ग्रसनी यानी फायरिंग्स निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है। क्या किसे, तो ये निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से हम लोग का भोजन नीचे जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि ग्रसनी स्वर तंत्र यानी लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली से जुड़ा होता है। तो जो हमारा ग्रसनी जो होता है वो लैरिंग्स के माध्यम से, लैरिंग्स के द्वारा श्वास नली से, सांस लेने वाली जो नली है जिसमें सांस जाती है, ऑक्सीजन जाती है, उससे जुड़ा होता है। अगला पॉइंट है स्वर तंत्र, जिसे बोलते हैं लैरिंग्स। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ग्रसनी के नीचे।
यह आवाज़ निकालने में सहायता करता है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सैरिंग्स करता है। क्या करता है? सिरिंग्स। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि पक्षियों में आवाज़ निकालने का काम कौन करता है? तो सैरिंग्स करता है, और हम लोगों में लैरिंग्स करता है, यानी कि स्वर तंत्र। यानी स्वर तंत्र कहने का मतलब है कि कंपन करता है, तब हम लोग आवाज़ को निकाल पाते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए। और चलिए, स्वर तंत्र जिसे हम लोग सैरिंग्स कहते हैं, जिसके माध्यम से पक्षियाँ आवाज़ निकालती हैं, और हम लोग लैरिक्स यानी स्वर तंत्र के माध्यम से आवाज़ को निकाल पाते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि लैरिंग्स पर एक कपास पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिक्स बोलते हैं, और उसी को कंठ बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि उसको भी दबाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या करता है कि हम लोग को सांस वाले नली को जाम कर देता है, श्वास न जा कर के उसमें ग्रास नली में जाता है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी चीज़ निगलते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि एपिग्लोटिक्स जो होता है, यानी कि कंठा जिसे बोलते हैं, वो जाकर के जाम करता है श्वास नली वाला को। जब हम सांस लेते हैं तो सांस नली वाला को खोल देता है, और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन वाली नली को जाकर के जाम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये हमारा खाना ग्रास नली में ही जाता है, श्वास वाला नली में ना जाता है। ठीक है, और जब यह एपिग्लोटिक्स खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। क्यों? क्योंकि सांस नली वाला में खाना भोजन चला जाता है, जिसके माध्यम से नीचा से सांस को निकलने में दिक्कत होता है। तो ये नीचा से प्रेशर करता है, प्रेशर देता है ताकि ऊपर की ओर रहता है। कभी कभी इतना ज़ोर से प्रेशर मारता है कि देखिएगा कि सड़क जाता है तो नाक उक से देखिएगा वैसी चीज़ होता है, वो खाना पानी उनी जो होगा, भात उत होगा, सब निकल जाएगा, कभी नाक उक से आ जाता है। तो ये नीचा से का प्रेशर करता है। ठीक है, तो नियंत्रित करने का मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। याद रखिएगा कि एपिग्लोटिक्स यानी कि इसको कौन समझाता है कि भाई कोई खाना खाया है, जाकर के नाक वाला नली को बंद कर, सांस वाला नली को बंद करो और मुंह वाला नली को खोलो ताकि खाना उसमें जाए। कौन समझाता है कि सांस वाला नली को, जो सांस ले रहा था सांस को लेने वाली नली को खोल दो। तो देखिएगा कोई भी चीज़ घोटिएगा तो ये वाला एपिग्लोटिक्स कंठा वाला होता है, जस्ट ऊपर आपको सरक करके ऊपर चला जाता है। तो इसे कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। एग्जाम के लिए पॉइंट अभी से महत्वपूर्ण है कि एपिग्लोटिक्स का काम नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ठीक है, अगला आता है फेफड़ा, जिसे बोलते हैं लंग्स। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, क्योंकि यह वक्ष मतलब क्या होता है? वक्ष मतलब फेफड़ा, और गुहा मतलब खाली जगह, यानी कि फेफड़ा के खाली जगह यह पाया जाता है वक्ष में। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग सांस ले पाते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, एक लेफ्ट एक राइट, दो तरफ होता है, दो फेफड़ा होता है हम लोग को। दाहिने वाला 12 होता है और बायां वाला छोटा होता है। आप कहिएगा कल्ला 12 होता है, कल्ला छोटा होता है, अभी हम आपको बताते हैं। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। ये एग्जाम के पॉइंट अभी से महत्वपूर्ण है कि फेफड़ा हम लोग का किस मेम्ब्रेन से, किस झिल्ली से ढका होता है, तो जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दाहिने वाला जो होता है ये फेफड़ा बड़ा होता है, और बाएं तरफ लीवर किडनी होने के कारण ये छोटा होता है। फेफड़ों को फुफ्फुस या प्लूमनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है, जिससे रक्त का शुद्धि हो जाती है, और जिसे हम लोग शुद्ध ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजन रक्त में, ब्लड में हम लोग को जब ब्लड में ही ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसे शुद्ध ब्लड बोलते हैं, तो शुद्धिकरण कहलाता है। अर्थात रक्त फेफड़ों में जाकर के शुद्ध हो जाता है, यानी ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ा के माध्यम से, फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है, ब्लड हमारे शरीर से फेफड़ा में जाता है, जैसे ये मिल जाता है ऑक्सीजन से तो ये शुद्धिकरण कहलाता है, यानी कि शुद्ध कहलाता है। अगला आता है श्वास नली। तो इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाता है। तो श्वास नली के माध्यम से ही है यह पूरे मुख गुहा से लेकर के नीचे तक, इसी के माध्यम से जो होता है हमारा सांस जो होता है वो फेफड़ों तक लेकर के जाने का काम यही करता है। यानी कि समझ लीजिए कि सबसे बड़ा रोड है हम लोग को सांस ले जाने वाला। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है। ट्रेकिया के बाहर जो कार्टिलेज को जो सुरक्षा परत ये श्वास नली देता है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। तो हम लोग का ट्रेकिया जो होता है सांस लेने वाला, क्योंकि फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं, तो जिसमें बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा देने का काम कौन करता है? हाइलिन कार्टिलेज करता है। ट्रेकिया आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और आगे जाकर के ब्रोंकाई कई शाखाओं में बट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसे ब्रोंकियोलेज कहते हैं। तो ब्रोंकियोलेज को कई भागों में टूटना ही क्या कहलाता है? ब्रोंकियोलेज कहलाता है।
आगे कहता है कि वायु कोष्ठक, कोष्ठक का मतलब होता है चेंबर यानी कि रूम यानी कमरा यानी एल्वियोली, यही में जाकर के कोरोना वायरस जाकर के जम जाता था, बढ़ जाता था, जिसके कारण जो है मान लीजिए कि मच्छरदानी का इतना बड़ा टुकड़ा आपने काट करके लाया और इस मच्छरदानी के टुकड़ा में जो इसमें तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अगर छोटे छोटे छिद्र में कोई भी चीज़ फंस जाएगा तो क्या ये पानी को छान पाएगा? नहीं। ठीक इसी तरीके से हम लोग का फेफड़ा में भी छोटे छोटे जो होते हैं एकदम छिद्र पाए जाते हैं, इस तरीके से गुच्छा टाइप का होता है ये, और इसी में जाकर के क्या होता है कि हवा सोखने का काम करता था, लेकिन इसी में जाकर के कोरोना वायरस जाकर के जम जाता था ताकि इसके सोखने वाले छिद्र को जाम कर देता था, जिसके कारण हम लोग सांस नहीं ले पाते थे और बहुत सारे लोगों को, और सांस जब नहीं मिल पा रहा था, नहीं सोख पा रहा था, तो उनको जो है सो सांस लेने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी और सांस न ही प्रॉपर तरीके से न मिल पाने के कारण, न सोख पाने के कारण व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था। तो ब्रोंकोलियस के सिरे पर, सिरे मतलब अगला वाला हिस्सा, गोल संरचना पाई जाती है जिसे एल्वियोलिस कहते हैं। ये इस तरीके से जो होता है, अगला वाला भाग इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा को कहा जाता है एल्वियोली यानी ब्रोंकियोलिस कहते हैं। एल्वियोली ही क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है यानी आदान प्रदान करने का काम करता था। जब लेते थे तो सोखता था और फिर छोड़ते थे तो ये छोड़ने का काम, यानी कि छोड़ने के लिए गैसों को रिलीज करता था, तो डायफ्राम इसे धकेल करके बाहर निकालता था। जब ये एल्वियोली जाम हो जाता था तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं, और निमोनिया में क्या होता है कि एल्वियोली जाम हो जाता है। क्यों जाम हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर हवा सोखने के लिए बना था, लेकिन यहाँ पर जल बन जाता है, क्योंकि जो भी सांस लेती है वहाँ पर फेफड़ा में जल बन जाती है, जल जम जाती है, और जल जम जाने के कारण ये जो है एल्वियोली जाम हो जाता था, जिसके कारण कि बच्चा को देखेगा तो वो सांस ना ले पाता है और उल्टा सांस लेने लगता है, यानी फेफड़ा में पानी भर जाता है। टीबी नामक रोग में एल्वियोली में छेद हो जाता है। जब एल्वियोली पर बलगम, बलगम कम का मतलब होता है कि खेखार, खेखार आप लोग समझते होंगे, खेखार, या इसी को मुंह से जो फेंकते हैं, जो चिपचिपा द्रव होता है, आप लोग चिपचिपा, जब दादाजी यार फेंक देते हैं चिपचिपा द्रव होता है, तो देखिएगा कि दादी जो होता है वो काफ़ी बोलती रहती है, कभी दादी भी फेंकती है, तो बुढ़ापा अवस्था में और ये काफ़ी होता है, और सर्दी उर्दी हो जाता है। तो टीबी नामक रोग में एल्वियोली में छेद हो जाता है, और जब एल्वियोली में बलगम जम जाता है यानी कोई खेखार जम जाता है, जिसे कफ बोलते हैं, कफ बोलते हैं, तो कफ जब जमा हो जाता है तो उसे दमा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमा रोग बोलते हैं। आगे है कि एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती है। एल्वियोली में क्या होती है? रक्त कोशिकाएं। कोशिकाएं का मतलब क्या होता है? तो नस होता है। क्या होता है? नस। सबसे मोटा जो नस होता है उसे धमनी बोलते हैं, जो हम लोग को हृदय से जुड़ा होता है। उसके बाद जो उसे पतला नस होती है जो हम लोग को हाथ उत में होता है, उसे बोलते हैं कोशिका, उसे बोलते हैं सीरा। हाथ उत वाला को बोलते हैं सीरा, सीरा बिना। और जब आँख उख वाला होता है जो पतला पतला नस होता है बाल टाइप का, उसे बोलते हैं कोशिकाएं, ठीक है, केशिकाएं। तो जिनमें रक्त पाया जाता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का ब्लड लाल होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन में कौन क्या करता है? ये कोशिकाएं ऑक्सीजन छोड़ देती है, जिसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, यानी HbO2 बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंच करके ऑक्सीजन दे देता है, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। यह ऑक्सीजन क्या करता है? तो ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके कारण हम लोग को शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है, H2 यानी कि जल बनता है, या और ऊर्जा मिलती है, हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो हम लोग को जल रख लेते हैं, ऊर्जा रख लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर सांस के माध्यम से छोड़ देते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेता है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। पुनः एल्वियोली तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो निश्वसन कहलाता है, सांस लेते हैं तो निश्वसन कहलाता है। एल्वियोली में पहुंच करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। एक बार फटाफट आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और किसी भी तरीके से आप लोग को खेद होगा इस वीडियो में, किसी भी तरीके से इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी भी तरीके से डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम को ही हम लोग कभी कभी शॉर्ट में टी भी बोलेंगे, ठीक है। तो समझिएगा, टी से टाइडल, भी से वॉल्यूम। जब हम एक बार जितनी बार सांस लेते हैं या जितनी बार सांस छोड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यानी कि हम लोग एक बार में जितनी बार सांस लेते हैं और जितनी बार सांस छोड़ देते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो सांस लेना और सांस छोड़ते हैं, तो मान कर चलिए एक बार में हम लोग सांस लिए कितना? 500 ml। कितना लिए? तो एक बार में हम लोग 500 ml सांस लिए और फिर 500 ml को छोड़ भी दिए, तो इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम,
ठीक है। तो 500 ml, तो एक बार में टोटल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है, यानी कि बार जब हम सांस लेते हैं तो 500 ml हम सांस को ले पाते हैं। अतः 1 मिनट में टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं, 72 बार। कितना बार, 72 बार। सॉरी, हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन 1 मिनट में हम लोग सांस कितना बार लेते हैं, तो 16 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। तो 16 बार 1 मिनट में हम जब सांस लेते हैं, वो भाई साहब हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, तो एक बार हम सांस लेते हैं तो ये 500 ml गैस को ले लेते हैं, 500 ml गैस। और जब हम एक बार में सांस लेते हैं 1 मिनट में 16 बार, तो 16 पचे 80, यानी कि 8000 मिलीलीटर हो जाएगा। और 8000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, तो 8 लीटर होता है। यानी हम लोग 1 मिनट में 8 लीटर गैस को लेते हैं और 8 लीटर गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे कहता है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी हम लोग को फेफड़ा को कितना ml, कितना जो किलोग्राम तक है, ml तक जो है हम लोग को सांस को अंदर लेने की क्षमता है। तो एक बार में ली गई अधिकतम वायु यानी सांस को टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि TLC कहते हैं। टी से टोटल, L से लंग्स, C से कैपेसिटी। तो एक बार में हम लोग सांस लेने की कितना क्षमता है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी लगभग 600 ml हम सांस लेने की क्षमता है। और लेते कितना है, तो ये 500। ठीक है, 500 ml लेते हैं। 1 मिनट में हम लोग 16 बार सांस को लेते हैं, तो 16 पची 80, यानी कि 8000 मिलीलीटर हो जाएगा। जिसमें से 8000 मिलीलीटर का मतलब होता है कि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, तो ये 8 लीटर को हम लोग लेते हैं। लेकिन हम लोग को फेफड़ा का क्षमता कितना है, टंकी कितना का है, तो 6 लीटर का आता है। टोटल वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी का मात्र 8% होता है। कितना होता है, 8%। आगे कहता है कि जब कभी सांस लेने या हमें किसी भी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। क्योंकि हम लोग को किसी भी तरीके से डिजीज हो जाते हैं, तो अगर सांस लेने से संबंधित दिक्कत है तो उसे वेंटिलेटर मशीन पर सुताया जाता है। वेंटिलेटर मशीन के माध्यम से सांस को दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कौन सी गैस मिला रहता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये कृत्रिम सांस दी जाती है, उसमें हीलियम दी जाती है। हीलियम का संकेत He होता है, परमाणु संख्या जो होता है 2 होता है। ये हवाई जहाज़ के टायरों में यही गैस को भरा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये काफ़ी हल्का होता है। क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी भारी गैस होता है, तो वहाँ पर तो पहला नंबर तो अंग सांस नहीं ले पा रहा है, न दे पा रहा है। तो मशीन से भी देंगे तो थोड़ा सा हालत ख़राब कर देगा मरीज को। और तो इसीलिए ऑक्सीजन की जगह पर हीलियम को दिया जाता है, क्योंकि हीलियम काफ़ी हल्का गैस होता है। और हवाई जहाज़ के टायरों में यही गैस को भरा जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी भारी होता है, वेंटिलेटर का प्रयोग ICU जिसे बोलते हैं, ICU मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। गहन चिकित्सा विभाग होता है इसका, हिंदी में फुल फॉर्म गहन चिकित्सा विभाग। अंग्रेजी में ICU बोलते हैं। I से इंटेंसिव, C से केयर, U से यूनिट होता है। आगे यहाँ पर कहता है कि अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर जो होते हैं, ये यहाँ से आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। आप कहिएगा कि कैसे महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग को क्वेश्चन लगाते होंगे तो उससे पता चल गया होगा। अभी तक बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जिन लोगों को अभी तक क्वेश्चन नहीं लगाए इस चैप्टर का, तो आप लोग डोंट वेरी, हम इसका क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और वैसा क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, और चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम, UPSC से लेकर के लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, सभी आपको इस चैप्टर से जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं सभी हम आपको चैप्टर वाइज कवर कराते चलेंगे। एक तरफ से आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा और दूसरा तरफ से इसका ऑब्जेक्टिव लगाते चलेंगे, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा कि हाँ भाई कहाँ पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये अधिक गहराई पर जाने वाले जो गोताखोर होते हैं, जो जल में जाते हैं अंदर की ओर कुछ खोजने के लिए समुद्र में, देखिएगा वो अपने साथ जो है वो इसी ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम को ले जाता है। ऑक्सीजन तो लेता ही है, लेकिन उसमें हीलियम को मिला लेता है ताकि यह हल्का होता है। पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताखोर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर अधिक गहराई में जाएगा तब वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो हीलियम को लेकर के जाएगा, हीलियम को लेकर। लेकिन पानी में कम गहराई पर कोई जाएगा तो गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को लेकर के जाएगा। किसको लेकर के, तो कम गहराई में नाइट्रोजन और ज़्यादा बला में हीलियम। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि भाई हीलियम जो होता है काफ़ी हल्का होता है, और ये भारी ही रहेगा, तो अधिक गहराई में जाएगा तो फिर निकलेगा कैसे, वापस निकलने में परेशानी हो जाएगी। लेकिन हल्का रहेगा तब ना ये बाहर वापस आ जाएगा, ना तो नीचे रह सकता है। और कम गहराई में जाएगा तो भाई नाइट्रोजन को लेकर के जा सकता है।
आगे कहता है कि वयस्क मानव 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है, वयस्क मानव। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें 16, यानी कि 16 का मतलब होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 16 बार सांस ले पाता है, लेकिन वयस्क अवस्था में जाकर के 14 से 18 बार सांस लेता है। छोटा बच्चा 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है, तो छोटा बच्चा की सांस लेने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है। आगे है कोशिकीय श्वसन क्या होता है, तो देखते हैं कि वीडियो कितना लंबा ना हो जाए ज़्यादा। तो ये कितना है पॉइंट और देख लेते हैं, हम लोग जस्ट पहुँच ही नहीं वाले हैं। देख लेते हैं कोशिकीय श्वसन क्या होता है। यहाँ तक कोशिकीय श्वसन जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर श्वसन, यह मानव कोशिका के अंदर होता है, एक जटिल प्रक्रिया है। कोशिकीय श्वसन जो होता है क्या होता है, एक मानव श्वसन के अंदर कोशिका के अंदर होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होगा, तो हमेशा कोशिका के अंदर सांस लिया जाएगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा। कोशिकीय श्वसन से कोशिका में श्वसन किस प्रकार का होता है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट्स में बताना है। बाकी इसमें किसी भी तरीके से सुधार हो सकता है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, या आप लोग का कोई भी जो मान कर चले कोई भी बुक सॉल्यूशन करना है, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज कोई भी चैप्टर का, ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जो आप लोग को मन में विचार हो। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा या इसमें कोई सुधार हो सकता है, अपना विचार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का दिया गया एक लाइक एक शेयर हम लोग के लिए काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इसी तरीके से आप लोग को हर चीज़ कवर कराने का हम प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए। थैंक यू।